हेलो स्टूडेंट्स, ईबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा यूनिट से। तो इलेक्ट्रिक ट्रेड में जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट का यूनिट क्या है, वोल्ट का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम सभी इम्पोर्टेंट टाइप के जो यूनिट्स है वो देखेंगे। तो इस क्लास में लगभग 80 के अप्रॉक्स जो यूनिट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो यूनिट है वो है रेजिस्टेंस। वो आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है वो आ जाता है ओहम्स, ओहम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जिसका यूनिट्स आ जाता है ओहम्स, और रेजिस्टेंस क्या करता है, तो ये करंट को अपोज करता है। अगर अब हम यहाँ पे देखें कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू रो L बाय A। तो L मतलब लेंथ हो गई, A मतलब एरिया हो गया, ये रो मतलब जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, और R मतलब ये रेजिस्टेंस। तो ये इसका हो गया फार्मूला। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ओहम। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के ऊपर, और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय एरिया, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के ऊपर। मतलब कंडक्टर का एरिया अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। अगर एरिया हमारा कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो लेंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो लेंथ अगर बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ अगर कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये तो इसका फार्मूले के रिलेटेड था, लेकिन हमारा जो मेन हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा ओम्स। ये ओम्स का सिंबल। अब नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, इस तरह से। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये जो डिपेंड करता है, जो भी हम कंडक्टर यूज़ करेंगे उसका तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब एक कॉपर का कंडक्टर होगा, एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा, लेकिन इस कंडक्टर के मटेरियल के कुछ प्रॉपर्टी होंगे जिससे वजह से रेजिस्टेंस उस पर रहता है। तो जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस कम रहता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के कंडक्टर से, तो ये नेचुरली उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो वही जो मटेरियल पे डिपेंड करता है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ये अब हमें देखना है। तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का फार्मूला ये है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो L बाय A। तो यही रो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या फिर उसको हम बोलते थे रेजिस्टिविटी, तो इसका ही यूनिट अब हमें निकालना है। तो इसके लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये इसके डिवाइड में जाएगा, या तो फिर इसको एक एक स्टेप के हिसाब से हम लिखते हैं R इक्वल टू रो L बाय A। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे। अब क्या होगा, इसका क्रॉस गुना हो जाएगा, तो R मतलब रेजिस्टेंस इनटू एरिया
इक्वल टू रो एल। अब हमें रो की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रो की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, रो इसको एज इट इज़ वैसे ही रखेंगे और एल जो है इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब एल। अब रो का यूनिट अब हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट निकालना है तो इन सभी जो हमें रो का फार्मूला अभी हमें यहाँ पे मिल गया, तो इसके जगह हम यूनिट अब लिख लेंगे। जैसे रजिस्टेंस का यूनिट क्या था, रार मतलब रजिस्टेंस हो गया, और रजिस्टेंस का यूनिट हमने यहाँ पे देखा था ओहम्स, तो ओहम्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। इनटू एरिया, एरिया का यूनिट क्या आ जाता है, एरिया का यूनिट आ जाता है मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट आ जाएगा मीटर। एरिया मतलब हम इस तरह से निकालते हैं, ये पूरा एरिया कितना आ जाएगा तो वो हम निकालते हैं स्क्वायर के हिसाब से और ये मीटर के हिसाब से। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमें यहाँ पे मिल गया, इनटू एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब लेंथ का यूनिट अब हमें निकालना है, तो लेंथ का यूनिट मीटर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक एम इस एम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना, एक एम कैंसिल हो गया, मतलब एम स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते थे एम इंटू एम, तो इसको हम यहीं पे इस तरह से लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, एम इंटू एम। तो एक एम इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो रो की वैल्यू हमारे पास अभी क्या बची, ओहम इंटू मीटर। तो ये हो गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओहम इंटू मीटर। ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट या फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते थे रो से। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर हमारा चालू है फोर्स। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, और इसका जो फार्मूला है वो आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, और मास इनटू एक्सेलरेशन ये हो जाएगा फोर्स का फार्मूला। तो फोर्स में जो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन, ये आ जाता है एम के एस के हिसाब से, और इसी को हम और एसआई यूनिट के हिसाब से अगर देखें तो मास जो है ये मास का यूनिट आ जाएगा, ये हमने एमकेएस प्रणाली से देखा था। अब हम अगर मास के हिसाब से मतलब एसआई यूनिट अगर हम यहाँ पे निकाले तो क्या आ जाएगा, तो मास का यूनिट आ जाएगा केजी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एसआई यूनिट के हिसाब से। तो फोर्स का न्यूटन जो है वो एमकेएस के हिसाब से आ जाएगा, और ये जो यूनिट है ये आ जाएगा एसआई के हिसाब से। अब ये एसआई क्या है, तो ये है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और ये एमकेएस क्या है, एमकेएस हो जाता है मीटर किलोग्राम और ये सेकंड। तो बहुत से यूनिट ऐसे होंगे कि एमकेएस में यूनिट कुछ अलग आ जाएगा और एसआई सिस्टम में कुछ यूनिट अलग आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को यहाँ पे ही क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे जो इस टाइप के दो यूनिट आ जाएंगे, जैसे फोर्स का एक यूनिट न्यूटन है और एक यूनिट केजी इंटू मीटर पर सेकंड है, तो दो टाइप के यूनिट हो गए। तो ये तो एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हो गया, और ये मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं।
मेज़रमेंट के नॉर्मली 3 टाइप की मेथड होती है। कोई भी क्वांटिटी हम मापते हैं तो उसके 3 मेथड होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा आ जाएगा वो ब्रिटिश मेथड। उसके बाद में जो आ जाएगा वो है मैट्रिक्स मेथड, और जो थर्ड मेथड है वो आ जाएगी हमारी SI मेथड। और SI मेथड मतलब हमारा हो जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। हम नॉर्मली लेंथ, मास और टाइम ये 3 चीज़ें मेज़रमेंट करते हैं। तो जो ब्रिटिश मेथड है, तो इस ब्रिटिश मेथड में जो लेंथ का यूनिट जो है वो आ जाता है फुट में। उसके बाद जो मास है वो मास को हम इसका यूनिट आ जाता है पाउंड, और टाइम जो है टाइम का यूनिट आ जाता है सेकंड। ठीक है, ये किस में आ जाता है? ब्रिटिश मेथड में। तो इसी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं FPS। मतलब लेंथ को अगर हम मेज़र करते हैं ब्रिटिश मेथड में तो उसका यूनिट हम लिखते हैं फीट में। मास को अगर हम मेज़र करते हैं तो उसका यूनिट हम लिखते हैं पाउंड, और टाइम को मेज़र करते हैं तो उसका यूनिट लिखते हैं हम सेकंड। तो ये जो यूनिट थे वो ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग इस यूनिट को फॉलो करते हैं, मतलब ना के बराबर ही होता है। लेकिन जो भी कमर्शियल है अब भी कुछ जगह पे ये यूनिट देखने को मिलता है, तो इसको हम निग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके रिलेटेड भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में क्या हो जाएगा कि जब भी हम लेंथ को मेज़र करते हैं तो लेंथ को मेज़र करेंगे तो उसका यूनिट हम लिखते हैं मीटर। उसी तरह मास को अगर हम मेज़र करें तो उसका यूनिट हम लिखते हैं kg। हमें पता है कुछ भी हम वेट, अगर ये मास मतलब एक तरह से हमारा वेट ही हो गया। तो जब हम कोई भी वेट को मेज़र करते हैं तो उसका यूनिट हम kg में लिखते हैं, और टाइम का यूनिट ये सेम रहेगा, ये हो जाता है सेकंड। तो मैट्रिक्स मेथड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं MKS। एक मेथड और है हमारी, जैसे ऐसा हम बाद में देखते हैं। तो जब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मास को हम ग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में ही मेज़र करते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं CGS मेथड। इस मेथड को बोलते हैं CGS मेथड। तो ये जो CGS मेथड है ये इसी का ही टाइप है, मतलब ये हमारा A पोर्शन हो गया और ये B। तो मैट्रिक्स मेथड के 2 टाइप आते हैं, MKS मेथड और CGS मेथड। और जो हमारा थर्ड टाइप था वो था SI मेथड। इसी को ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहा जाता है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो है पूरी दुनिया में, मतलब ये ब्रिटिश यूनिट है तो ब्रिटिश में ही यूज़ करेंगे। कोई फ्रांस की यूनिट होंगी, जैसे ये CGS मेथड है, ये यूज़ होता है फ्रांस में, तो फ्रांस में पर्टिकुलर उसी कंट्री में इस यूनिट को फॉलो करेंगे। लेकिन आज की दुनिया में जो कमर्शियल बिज़नेस होते हैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत से बिज़नेस होते हैं, तो एक ही यूनिट न होने की वजह से कुछ भी चीज़ हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय कैलकुलेशन में बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम ना हो
तो इसके लिए हमने एक कंबाइन यूनिट बनाए जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो हम यूनिट एक ही यूनिट यहाँ पे दिया है तो वो हो जाता है एसआई मेथड। और ये एसआई मेथड अप्रॉक्स एमकेएस टाइप के ही होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एमकेएस को ही मॉडिफाई करके सब एक एसआई मेथड बना दिया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एसआई यूनिट में जब हमें लेंथ को मेज़र करना था तो उस समय हमने उसका यूनिट दिया मीटर, और मास को मतलब वेट को मेज़र करना था तो उस समय हमने यूनिट लिया केजी किलोग्राम, और टाइम को मेज़र करना था तो हमने यूनिट लिया सेकंड। मतलब इस यूनिट को देख के हम ये बोल सकते हैं कि एमकेएस मेथड को मॉडिफाई करके एसआई मेथड को बनाया है, और ये जो एसआई मेथड है ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। तो ये जो ब्लॉक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, आप इसको नोट डाउन करके रखिए। जैसे ब्रिटिश मेथड, मैट्रिक्स मेथड और एसआई मेथड, ये तीन ही मेथड होते हैं मेज़रमेंट के। तो हम मैक्सिमम जो मेज़र करते हो वो लेंथ, मास और टाइम, तो इसके रिलेटेड ही जो हम इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करते हैं वो एसआई ये है। तो फोर्स में जो हमने यूज़ किया था तो मास का यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगा एसआई मेथड में, तो हम देखते हैं मीटर। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास को हम लिखेंगे मीटर। इसको हम रफ करते हैं थोड़ा। हमें तो अभी हमने देखा कि इसका एमकेएस में यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और एसआई मेथड में अगर देखेंगे एसआई में इसका यूनिट क्या आ जाएगा, तो मास का यूनिट क्या आ जाएगा इसमें केजी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं केजी इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का प्रॉपर फार्मूला जो हो जाता है वेलोसिटी पर टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट हो जाता है मीटर और टाइम का यूनिट हो जाता है सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है ये यूनिट आ जाएगा हमारा एसआई यूनिट, और न्यूटन जो है ये आ जाएगा एमकेएस में। तो आगे इसी टाइप से दो यूनिट बन जाएंगे, तो वो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने एक टेबल यहाँ पे बना लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इसको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का है मैकेनिकल पावर। फोर्थ नंबर का है मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर को हम बोल सकते हैं कि इसका फार्मूला जो है वो आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट अभी हमने देखा था, तो फोर्स का यूनिट आ जाता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को यूनिट जो है वो आ जाता है मीटर, और इसी को ही दूसरा यूनिट जो है वो हो जाता है जूल। तो अब मैकेनिकल पावर, सॉरी ये मैकेनिकल पावर नहीं, ये मैकेनिकल वर्क है। यहाँ पे एक गलती से लिख दिया, ये मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क का जो फार्मूला है वो आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैकेनिकल वर्क मतलब एक्चुअल में क्या, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पे एक चीज़ रखी है, ग्राउंड लेवल पे एक चीज़ है, तो यहाँ से हमने एक फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के बाद ये चीज़ अपनी जगह छोड़ के कुछ डिस्टेंस आगे चली जाएगी। जैसे केस नंबर 1 में हमने देखा कि ये चीज़ यहाँ पे रखी है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया। तो केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी फोर्स लगाने के बाद। तो इसी से हम इसको ही मैकेनिकल वर्क बोलते हैं कि फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसने अपनी जगह छोड़ के आगे चला गया। तो इसके वजह से हम फार्मूले में बोलते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट आ जाता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। और ये जो वर्क है
ये वर्क न्यूटन मीटर में मापे जाते हैं या फिर किलोग्राम मीटर में इसको मेज़र करते हैं या फिर जूल में मेज़र करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो उसी तरह से 1 जूल इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल वर्क। तो प्रॉपरली मैकेनिकल वर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर या फिर जूल इस तरह से हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट जो है वो नेक्स्ट यूनिट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक वर्क। हमने इसके पहले मैकेनिकल वर्क देखा था, अब है इलेक्ट्रिक वर्क। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वर्क मतलब विद्युत कार्य। तो इलेक्ट्रिक वर्क का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक वर्क मतलब क्या, जैसे हम मान लेते हैं कि एक हमारा वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब लोड लगा दिया, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे वी होल का प्रेशर है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया मतलब लोड हो गया। जब भी हम वी होल का प्रेशर देंगे तो करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये आई एम्पेयर का करंट रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा पर्टिकुलर टाइम में। तो मतलब ये करंट रेजिस्टेंस से t सेकंड टाइम में फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर के हमारे पास फार्मूले हैं, कौन से फार्मूले हैं, तो पावर के हमारे पास फार्मूले है V इंटू आई, उसके बाद में पावर का दूसरा फार्मूला है आई स्क्वायर आर, और उसके बाद पावर का तीसरा फार्मूला है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो अब हम इलेक्ट्रिक पावर के इस तरह से फार्मूले बनते हैं। जैसे फार्मूला नंबर ए है, अगर हम यहाँ पे लिखे तो पावर का फार्मूला V इंटू आई इंटू टी, ये एक फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद में दूसरा फार्मूला कौन सा बनेगा, जैसे पावर का दूसरा फार्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी, और तीसरा फार्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो इस तरह से इसके फार्मूले बन जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, ये इसका जो यूनिट है वो हो जाता है जूल। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। ये याद रखना है हमें। मतलब 1 जूल बराबर 1 वैट सेकंड। 1 वैट सेकंड। तो इलेक्ट्रिक वर्क का यूनिट जो है वो आ जाएगा जूल। और ये इसके 3 फार्मूले बनते हैं। तो इसको 3 फार्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, पावर इनटू टाइम मतलब इलेक्ट्रिक पावर हो जाता है। और ये पावर के जो 3 फार्मूले हैं ये हमें याद है ही, तो इसको पर्टिकुलर ये फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट यूनिट अब हम देखते हैं मैकेनिकल पावर। इसके पहले हमने मैकेनिकल वर्क देखा था, अब है मैकेनिकल पावर। जब हमने मैकेनिकल वर्क देखा था तो उसका फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उसका यूनिट था जूल या फिर न्यूटन मीटर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क इनटू टाइम। तो वर्क का यूनिट हमें पता ही है, ये आ जाता है जूल। और टाइम का यूनिट आ जाता है सेकंड। तो इससे हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल पावर का जो यूनिट है वो हो जाता है जूल पर सेकंड। नेक्स्ट हमारा यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक वर्क देखा था, अब देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक वर्क में हमारा यूनिट था पावर इनटू टाइम और उसका
फार्मूला उसका यूनिट जो था वो था जूल। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक वर्क हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक वर्क का फार्मूला क्या था, पावर इनटू टाइम और डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बोले तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क का यूनिट हमने अभी देखा था जूल आ जाता है, जूल, और टाइम का यूनिट आ जाता है सेकंड। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इलेक्ट्रिक वर्क का फार्मूला है पावर इनटू टाइम और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये टाइम के साथ टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा सिर्फ पावर, ओनली बचा पावर, और पावर का यूनिट आता है वैट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है, एक तो हम यूनिट लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, या तो फिर हम यूनिट लिख सकते हैं वैट। ये दो टाइप के यूनिट इलेक्ट्रिक पावर के आते हैं, जूल पर सेकंड या फिर वैट। और यहाँ पे पावर के 3 फार्मूले बनते हैं, वो हमें पता ही है, VI, I² R और V² डिवाइडेड बाय R। ये 3 फार्मूले बनते हैं पावर के। तो ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था। तो यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेशन करते समय, तो उसकी वैल्यू पुट करके हम पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा एनर्जी। नेक्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी का जो फार्मूला है वो फार्मूला हो जाएगा वर्क इनटू टाइम, वर्क इनटू टाइम। तो हमने इसके पहले यूनिट में देखा था कि वर्क का जो यूनिट है वो आ जाता है जूल और टाइम का यूनिट जो है वो आ जाता है सेकंड। तो इसके बेस से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का यूनिट ये आ जाता है जूल इनटू सेकंड, और एनर्जी का फार्मूला जो है वो आ जाता है वर्क इनटू टाइम। तो हम यहाँ पे यूनिट्स देख रहे हैं, तो एनर्जी का यूनिट जो है ये आ जाएगा जूल इनटू सेकंड। या फिर हम इसको प्रॉपरली यूनिट ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर ऑप्शन में सिर्फ जूल भी दिया जाएगा। तो एनर्जी का जो यूनिट है वो हम जूल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में जो इलेक्ट्रिक पावर हम खर्च करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हमेशा किलोवाट में दिखाते हैं। तो इसका फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में जो पावर हम खर्च कर सकते हैं, मतलब जो पावर हम खर्च कर रहे हैं तो वो आ जाएगा वैट में, और पर्टिकुलर टाइम में मतलब हावर्स डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हम किलोवाट में दिखाते हैं। तो इसका यूनिट जो है वो आ जाएगा किलोवाट हावर्स। तो यहाँ पे वैट लिखा है, तो वैट मतलब ये हो गया हमारा पावर। तो हम इससे फार्मूले बना सकते हैं कि पावर के तो फार्मूले हमें पता ही है। तो हम लिख सकते हैं पहला V इंटू आई इंटू ये हावर्स है, तो इसको हम टाइम लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 1000। उसके बाद में दूसरा फार्मूला आ जाएगा I² R इंटू T
डिवाइडेड बाय 1000। उसके बाद में एक फार्मूला और बनेगा v² डिवाइडेड बाय r इंटू टी इंटू 1000। तो ये 3 फार्मूले बनेंगे और तीनों फार्मूला का जो यूनिट है वो हम लिखेंगे किलो वाट हावर्स में। मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं कि 1 किलो 1000 वाट अगर हमारा 1 हावर्स में कंप्लीट हो जाता है, 1 हावर्स में खर्च हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं किलो वाट हावर्स। और इसी को ही टेक्निकल लैंग्वेज में BOT ये भी कहते हैं। BOT मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT मतलब 1000 वाट, ये 1 हावर्स में अगर खर्च हो रहा है तो उसको हम KWH मतलब किलोवाट हावर्स बोलते हैं। और इसी को ही BOT बोलते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और इसको अगर हम समझे तो 1000 वाट इंटू 1 हावर्स, इसी को ही 1 KWH कहते हैं। और 1 KWH मतलब हो जाता है हमारा 1 यूनिट। हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारे घर में 1 यूनिट खर्च हो गया, 2 यूनिट खर्च हो गया, तो वो इसी को ही हम बोलते हैं। मतलब 1000 वाट अगर 1 हावर्स में कंप्लीट हो गया, खर्च हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कि 1 यूनिट हमारा खर्च हो गया। और जो भी हमारी इलेक्ट्रिक बोर्ड होती है, जो भी इलेक्ट्रिक का बिल हमारे घर में आता है, तो इसी का कैलकुलेशन करके हमें बिल देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल देते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट हो जाएगा नंबर 10 का। नंबर 10 का बैटरी का। बैटरी तो हम सभी लोगों ने देखी है। तो बैटरी का जो यूनिट है वो हमेशा आ जाता है एम्पियर हावर्स। इसी को ही हम शॉर्ट में AH बोलते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं हम प्रिपेयर नहीं रहते उस चीज़ में, तो वो सिंपल वाले क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब बैटरी का जो यूनिट है, अब हम याद रखेंगे कि AH मतलब एम्पियर हावर्स होते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा 11 नंबर का, वो है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी। और ये जो फ्लक्स डेंसिटी है हम इसको डिनोट करते हैं इससे, और इसका जो यूनिट है वो आ जाता है टेस्ला। और इसको हम कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं। और ये जो टेस्ला है ये यूनिट आ जाता है SI का, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये आ जाता है SI का। अगर हम CGS में देखें तो CGS में इसका यूनिट आ जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाता है CGS में, CGS में। तो इसी यूनिट से हम इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला आ जाएगा फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू फ्लक्स बाय एरिया। तो फ्लक्स मतलब फ्लक्स का यूनिट आ जाता है वेबर और एरिया का यूनिट आ जाता है मीटर। तो ये हो गया इसका फार्मूला। तो फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा फ्लक्स बाय एरिया, और इसका यूनिट आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर CGS में, और टेस्ला ये आ जाएगा SI में, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हमारा 12 नंबर का,
मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट यूनिट जो है अब हम देखेंगे वो आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो आ जाएगा वेबर्स। और ये जो यूनिट है ये यूनिट आ जाएगा एसआई में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और सीजीएस में इसका यूनिट जो है वो आ जाएगा मैक्सवेल। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीजीएस में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो आ जाएगा मैक्सवेल, और एसआई यूनिट में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आ जाएगा वेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारा देखते हैं। एक था हमारा फ्लक्स डेंसिटी, और अब हम देखेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, और ये करंट डेंसिटी का जो यूनिट है वो आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये जो यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा एसआई के लिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट था वो था वेबर पर मीटर स्क्वायर, और करंट डेंसिटी का जो यूनिट है वो आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो यूनिट हम देखते हैं 14 नंबर का, वो है एरिया। मतलब एरिया का जो यूनिट है वो कौन सा आ जाएगा, तो एरिया का यूनिट आ जाता है मीटर स्क्वायर। कभी भी देखा होगा आपने, प्लॉट वगैरह मेज़र करते हैं तो वो इसी में मेज़र करते कि 2000 स्क्वायर फुट का है, 5000 स्क्वायर फुट का है, तो स्क्वायर फुट मतलब इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो पूरा स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर की वैल्यू, यहाँ पे मीटर की वैल्यू, इन दोनों का गुना करें तो यह आ जाता है मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम दिखाते हैं। तो एरिया का यूनिट जो है वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा यूनिट है वो है फ्यूज़। तो फ्यूज़ का यूनिट तो सभी को पता ही है, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका यूनिट आ जाएगा एम्पियर। कभी भी फ्यूज़ का यूनिट जो है वो एम्पियर में दिखाते हैं। आपने कभी फ्यूज़ देखे होंगे जो मोटर के पास लगे होते हैं, तो उस पर रेटिंग दी होती है 16 एम्पियर का, 6 एम्पियर का, 32 एम्पियर का। तो ये जो है उस फ्यूज़ की यूनिट होती है। तो फ्यूज़ का यूनिट हमेशा एम्पियर में दिया होता है। नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं करंट। करंट का जो यूनिट है वो आ जाता है एम्पियर। ये एकदम छोटे छोटे यूनिट्स है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। उसके बाद में है हमारा वोल्ट। तो वोल्टेज का जो यूनिट है वो आ जाता है वोल्ट। उसके बाद में है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट। एक आ जाएगा कॉलम, या तो फिर आ जाएगा एम्पियर सेकंड। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक का यूनिट जो है एक आ जाएगा कॉलम, या तो फिर आ जाएगा एम्पियर सेकंड। तो ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, तो ये दोनों आपको याद रखना है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या है। तो एक कॉलम है और दूसरा है एम्पियर सेकंड।